हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 4 डिस्कस किया था जिसमें कि मैंने हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किया। जैसे कि मैं आपको बता चुका था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट में जो कि ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया। तो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे एक हमें एविडेंस मिला जेनेटिक मटेरियल का कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। इज दैट क्लियर? इसके बाद हर्सी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन ग्रिफिथ इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था वो परफॉर्म किया था एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी ने 1944 में, जिससे कि उन्होंने कंफर्म किया जो जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म किया लेकिन उसने जेनेटिक मटेरियल का नेचर बताया, बट वो ये नहीं बता पाया कि ये जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली है क्या। कुछ लोग ये मानते थे कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है, कुछ लोगों का मानना था डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, और कुछ लोगों का मानना था आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन इसके बारे में जो क्लैरिटी थी सबसे पहले बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन से, जो कि एवरी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जिसको 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था, एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी ने, जिन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट जो है उनके एक्सपेरिमेंट से कन्विंस नहीं हुए। तो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हर्सी एंड चेस, राइट, हर्सी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि डीएनए वर्सेस प्रोटीन एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। इज दैट क्लियर? तो एट द एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो गया। उसके बाद मैंने आपको जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या बताई थी बेटा? जेनेटिक मटेरियल की काफी सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, और एक जो परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल होता है वो मैंने आपको बताया था कि डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय द डीएनए। डीएनए फॉलो करता है जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को। इसके अलावा मैंने डीएनए वर्सेस आरएनए भी बताया था। आरएनए जो है काफी अनस्टेबल होता है, इसलिए उसको परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं कहा जा सकता। लेकिन डीएनए में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसकी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, यानी कि डीएनए जो है आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो लिसन केयरफुली, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। डीएनए रेप्लिकेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबलेट ऑफ डीएनए। एक पेरेंटल डीएनए से डबलेट ऑफ डीएनए बन जाता है, दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज व्हाट? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of doublet of DNA from parental DNA। तो पेरेंटल डीएनए से जो डबलेट ऑफ डीएनए बन जाते हैं, 2 डॉटर डीएनए बन जाते हैं, उसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो लिसन केयरफुली, सपोज दैट ये हमारे पास एक डीएनए है। अब डीएनए की एक प्रॉपर्टी होती है, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी मैंने ये भी बताई थी कि इट शुड फॉर्म इट्स रेप्लिका, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को अपना रेप्लिका फॉर्म करना चाहिए। रेप्लिका मतलब होता है डबलेट। तो जेनेटिक मटेरियल की ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी कॉपीज को तैयार करता है। इज दैट क्लियर? वो अपनी कॉपीज को तैयार करता है। तो यहां पे डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए भी अपनी कॉपी को तैयार करेगा, और इस प्रोसेस को आप डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सपोज दैट यहां पे एक पर्टिकुलर डीएनए है, तो ये डीएनए अपनी कॉपी कैसे तैयार करेगा? डीएनए में जो रेप्लिकेशन है, राइट, डीएनए मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन एक डीएनए से 2 डीएनए के बनने के प्रोसेस को आप सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी समझ लीजिए कि एग्जैक्टली सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता क्या है। तो लिसन केयरफुली, तो यहां पे सेमी कंजर्वेटिव replication. तो what is semi conservative replication of DNA? You must understand about this कि DNA का semi conservative replication क्या है।
दिस स्कीम वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया और डबल हेलिक्स मॉडल के साथ साथ वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की स्कीम को भी प्रपोज किया। आर यू गेटिंग और नॉट? वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल तो प्रपोज किया ही, उसके साथ उसने डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाली स्कीम को भी प्रपोज किया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है क्या। व्हाई यू विल कॉल इट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, क्यों आप इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, सिंपली समझिए। एग्जैक्टली क्या है ये, यहां पे हमारे पास एक डीएनए है, इस डीएनए को आप पेरेंटल डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे इस डीएनए को? दिस डीएनए इज कॉल्ड पेरेंटल डीएनए। तो यहां पे ये एक पेरेंटल डीएनए है। अब इस पेरेंटल डीएनए में होता क्या है कि ये पेरेंटल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए। मैं आपको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन समझा रहा हूं, लिसन केयरफुली। तो यहां पे दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड एक टेम्पलेट का काम करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो टेम्पलेट का काम करते हैं दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड। टेम्पलेट किसको कहते हैं? ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इनके साथ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड हो जाएगा। तो जिस स्ट्रैंड के साथ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड हो जाता है उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो यहां पे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में बोथ द पेरेंटल स्ट्रैंड विल सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन समझ लीजिए। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहां पे इन दिस केस the parental strands of parental DNA become separate। तो पेरेंटल डीएनए के जो स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड ही कहेंगे उनको, वो सेपरेट होते हैं एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को डॉटर स्ट्रैंड भी कहते हैं, डॉटर स्ट्रैंड भी कहते हैं। बात याद रहे आपको, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो, डीएनए से डीएनए बनता हो। मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा बताया था कि सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। चाहे डीएनए से डीएनए बने, चाहे डीएनए से आरएनए बने, दोनों ही केस में टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना टेम्पलेट स्ट्रैंड के एक आरएनए नहीं बन सकता है और बिना टेम्पलेट स्ट्रैंड के एक नया डीएनए भी नहीं बन सकता है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो एक पेरेंटल डीएनए का ही स्ट्रैंड होगा। तो ये दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब जिसके साथ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ द पेरेंटल स्ट्रैंड विल बिकम सेपरेट। ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए एंड आफ्टर दैट they act as template strand for newly synthesized strand। तो newly synthesized strand जो है वो इन parental strand के साथ आगे बाइंड कर जाएगा। तो अगर newly synthesized strand, जिसको daughter strand of DNA बोलते हैं, this is newly synthesized strand, ये एक newly synthesized strand है, synthesized strand है जिसको आप daughter strand भी बोलते हो, जिसको आप बेटा daughter स्ट्रैंड ऑफ डीएनए भी कहते हैं। और यहां पे ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड एक टेम्पलेट का काम कर रहा है, किसके लिए? एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के लिए। तो यहां पे देखो एक पेरेंटल डीएनए से यहां पे ये दोनों बन गए दो डॉटर डीएनए, दो डॉटर डीएनए बन गए। लेकिन आपने एक बात को ऑब्जर्व किया, यहां पे ये जो दोनों डॉटर डीएनए बने हैं इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये जो दो डॉटर डीएनए बने हैं इसमें दोनों स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड नहीं है। डॉटर डीएनए में पेरेंटल स्ट्रैंड जाता है। इज दैट क्लियर? इसी को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, इज दैट क्लियर? और कंजर्वेटिव मतलब पेरेंटल, यानी कि पुराना। हम बोलते हैं ना कोई पर्टिकुलर पर्सन है और वो बड़ी रूढ़िवादी बातें कर रहा है, बहुत पुराने जमाने की बातें कर रहा है, तो हम जनरली लेमैन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये बड़ा ही कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब इसकी पुरानी सोच है,
इज दैट क्लियर? यानी कि इसकी पुरानी सोच है, तो ऐसे ही यहां पे भी कंजर्वेटिव इस्तेमाल होगा। पुराना मतलब पेरेंटल, इज दैट क्लियर? तो यहां पे पुराना स्ट्रैंड है, नए स्ट्रैंड के साथ जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है उसके साथ पुराना स्ट्रैंड भी है, यानी कि वो आधा पुराना है और आधा नया है। तो आधा पुराना आधा नया, इट मींस सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब पुराना, आधा पुराना और आधा नया, नया मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो यहां पे जो डॉटर डीएनए बने हैं इसमें आधा तो पुराना है डीएनए और आधा नया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इज दैट क्लियर? यानी कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, पुराना है, और दूसरा स्ट्रैंड नया है यानी कि न्यू है। तो आधा पुराना आधा नया, दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहां पे द पेरेंटल स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए बिकम सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? और टेम्पलेट की तरह काम करता है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के लिए। एंड देन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड binds to parental strand to form new DNA, एक नया डीएनए बनाने के लिए, टू फॉर्म टू डीएनए। ठीक है, तो टू डीएनए बनने, दो डीएनए बनाने के लिए, ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाते हैं, और उसमें आधा तो पेरेंटल करेक्टर स्ट्रैंड है और एक क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। इसको आप सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। अब ये हो गया आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये स्कीम को, दिस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दिस स्कीम वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। दिस स्कीम ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये जो स्कीम है ये वॉटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट ने दी थी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब इस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने। एक का नाम था मैथ्यू मेसेल्सन और दूसरे का नाम था फ्रैंकलिन स्टॉल। तो अभी मैं स्टॉल एंड मेसेल्सन एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। दैट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, लिसन केयरफुली। तो यहां पे लिसन टू मी, देखिए अगला जो है हमारा वो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। सो द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। Please listen carefully. So the next topic is semi-conservative replication of DNA that I am going to discuss in detail. देखिए please. तो यहाँ पे अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ of semi-conservative replication of DNA that I am going to discuss. This experiment was performed by Matthew Meselson and Franklin Stoll. This experiment performed by two different scientists, Matthew Meselson and Franklin Stoll। तो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया 1958 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया और इस बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई बैक्टीरिया। इन्होंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को कहां ग्रो कराया? ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया इन अमोनियम क्लोराइड। एक पहला जो स्टेप है, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो पहले स्टेप में इन्होंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड में ग्रो
कराया जिसमें कि नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। याद रहे ये नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। इज दैट क्लियर? जैसे कि मैंने अल्फर्ड हर्सी मर्था चेस के एक्सपेरिमेंट में बताया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर, ये यहाँ पे नाइट्रोजन आइसोटोप तो है बट रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। याद रहे ये आइसोटोप तो है लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। तो यहाँ पे इस मीडियम में, अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में, ये जो मैंने 15N लिखा है ये हैवी आइसोटोप है। दिस इज ओनली हैवी आइसोटोप बट दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। तो जब उसने ई कोलाई बैक्टीरिया को इस मीडियम में ग्रो कराया, ठीक है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी ये मैं आपको बता देता हूं। ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को देखा इसने, देखो दिस इज डीएनए ऑफ ई कोलाई। इस ई कोलाई डीएनए में, ठीक है, यहां पे ये हैवी डीएनए है, दिस इज हैवी डीएनए क्योंकि इसमें हैवी आइसोटोप है। हैवी डीएनए यानी कि यहां पे दोनों स्ट्रैंड, ये वाला भी N15 से बना है, ये वाला भी N15 से बना है, नाइट्रोजन 15 से, ठीक है, दोनों हैवी आइसोटोप से बने। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं N15 N15। इज दैट क्लियर? हैवी डीएनए। अब ये पहला स्टेप था। तो पहला स्टेप में उसने ई कोलाई बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया और ग्रो कराने के बाद वो एक हैवी डीएनए को ऑब्टेन कर लेता है। नाउ द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में उसने क्या किया? इन द सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में उसने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया इन अमोनियम क्लोराइड। इसको भी अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया बट ये एक लाइट आइसोटोप है, ये लाइट नाइट्रोजन है। इज दैट क्लियर? ये लाइट आइसोटोप है। तो यहां पे जो N14 है वो एक लाइट एलिमेंट है, लाइट आइसोटोप है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां पे क्या होता है, अब इसको, ये ई कोलाई का डीएनए है, जब उसने उसको अमोनियम क्लोराइड में डाला था। इज दैट क्लियर? कौन से वाले में? हैवी आइसोटोप वाले में। अब उसने उसको लाइट आइसोटोप वाले अमोनियम क्लोराइड में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ई कोलाई को अपने डीएनए को डबलेट होने में कितना टाइम लगता है? लिसन केयरफुली। तो वो देखता है आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद वो देखता है कि यहां पे, ठीक है, उसने देखा यहां पे हैवी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ये हैवी डीएनए के दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड है। अब उसने उसको लाइट मीडियम में ग्रो कराया, लाइट अमोनियम क्लोराइड में। ये उसने हैवी अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया था, हैवी अमोनियम क्लोराइड में इसको ग्रो कराया था और इसको उसने ग्रो कराया लाइट अमोनियम क्लोराइड में। तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। तो जब उसने लाइट मीडियम में ग्रो कराया तो लाइट मीडियम में अब की बार जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो लाइट वाला बनेगा। देखो अब यहाँ पे जो डीएनए बन गया वो एक हाइब्रिड डीएनए बन गया, ठीक है। क्या क्या बन गया बेटा? हाइब्रिड डीएनए, जिसमें एक है N15 वाला और एक N14 वाला। तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए बन गया। तो ये जो डीएनए बने, हाइब्रिड डीएनए बने, हाइब्रिड डीएनए जिसमें कि N14 भी है और N15 भी है। तो यहाँ पे उसने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को देख लिया। कैसे? कि इसमें एक स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड पैरेंटल स्ट्रैंड है, वो आगे तक जनरेशन में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको इसने सेम इसी मीडियम में रखा। थर्ड स्टेप देख लीजिए। एंड द थर्ड स्टेप में ई कोलाई बैक्टीरिया प्लेस्ड इन सेम मीडियम, सेम मतलब इस वाले मीडियम में, यानी कि प्लेस इन सेम मीडियम जो कि लाइट अमोनियम क्लोराइड था। अब की बार उसने उसको उसमें रखा। तो क्या देखता है नेक्स्ट जनरेशन में? तो आफ्टर फिर से 20 मिनट्स, तो स्टार्टिंग से 40 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ये 20 मिनट्स यानी कि स्टार्टिंग से 40 मिनट्स आएगी। तो 40 मिनट के बाद वो क्या ऑब्जर्व करता है कि यहां पे देखो ये दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। ये पैरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, ठीक है, ये भी एक पैरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो गया और यहां पे इसके भी पैरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, इसके भी पैरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब वो क्या ऑब्जर्व करता है? अब उसने उसको लाइट मीडियम में ही ग्रो कराया है। यहां पे हैवी मीडियम था, ये यहां पे लाइट मीडियम है, याद रहे, और ये यहां पे भी लाइट मीडियम होगा। तो वो क्या देखता है? लाइट मीडियम है तो लाइट मीडियम में वो देखता है कि यहां पे इक्वल प्रोपोर्शन है हाइब्रिड डीएनए
और लाइट डीएनए इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो इसने इस वाली जनरेशन में भी देखा, ठीक है, उसके बाद उसने इस वाली जनरेशन में भी देखा, तो इस जनरेशन में भी देखा ये पेरेंट है, इसने इसको इस जनरेशन में भी देखा और इस जनरेशन में भी देखा। तो यहां पे आप ये जो देख रहे हैं ये दोनों के दोनों लाइट डीएनए, और ये जो दोनों है ये हाइब्रिड डीएनए है, याद रहे। तो एट द एंड ऑफ दिस जनरेशन वो ऑब्जर्व करता है, लास्ट वाली जनरेशन में ऑब्जर्व करता है कि हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए दोनों आ जाते हैं। डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये यहां पे कैरेक्टर आ गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे जो रेशियो आया देखो, तो यहां पे दो तो हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए, और दो यहां पे लाइट डीएनए है। तो बराबर रेशियो आया, हाइब्रिड डीएनए रेशियो लाइट डीएनए, दोनों का रेशियो बराबर है। इज दैट क्लियर? हाइब्रिड डीएनए का मतलब हुआ, हाइब्रिड डीएनए का मतलब हुआ N14 N15, और लाइट डीएनए का मतलब हुआ N14 N14। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लाइट डीएनए का मतलब हुआ, समझ आया आप लोगों को? तो यहां पे ये रेशियो आ गया है। तो यहां पे एट द एंड ये प्रूव कर देता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि यहां पे इस जनरेशन में भी उसने पैरेंटल कॉम्बिनेशन को देखा, अगली वाली जनरेशन में भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन को देखा, अगर आप आगे कराएंगे तो आगे भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन जाएंगे। तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअसली जाते हैं, यानी कि दैट इंडिकेट द सेमी कंजर्वेटिव बिहेवियर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस हैवी डीएनए को, हाइब्रिड डीएनए को और लाइट डीएनए को कैसे आप उसने जो है आइडेंटिफाई किया, कैसे डिस्टिंग्विश किया। तो हैवी डीएनए, लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसने एक डेंसिटी ग्रेडियंट लिया जिसको आप सीजियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहां पे उसने सीजियम क्लोराइड लिया, सपोज दैट दिस इज सीजियम क्लोराइड। यहां पे ये एक मैं आपको टेस्ट ट्यूब की हेल्प से बता रहा हूं, इस टेस्ट ट्यूब में उसने सीजियम क्लोराइड लिया। बेटा क्या है इसमें? सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड एक डेंसिटी ग्रेडियंट का काम करता है। ये डेंसिटी ग्रेडियंट का काम करता है, ये हैवी डीएनए को, जितना भी हैवी मटेरियल होगा, हैवी एलिमेंट होगा वो नीचे होगा, और जितना भी लाइट एलिमेंट होगा वो ऊपर होगा। तो यहाँ पे हैवी डीएनए है, हैवी डीएनए को मैं मार्क कर देता हूँ ब्लैक कलर से। तो हैवी डीएनए सबसे नीचे दिखेगा, दिस इज हैवी डीएनए। यहाँ पे ये हैवी डीएनए दिख रहा है, यानी कि ये वाला कौन सा डीएनए है? N15 वाला। जो सबसे नीचे होगा, बॉटम पे होगा, वह हैवी डीएनए होगा। ये डेंसिटी ग्रेडियंट है। सीजियम क्लोराइड जो है एक डेंसिटी ग्रेडियंट का काम करता है, और इसके जो सॉल्यूशन में जो डीएनए है, हैवी डीएनए सबसे बॉटम पे जाएगा, हाइब्रिड डीएनए बीच में आएगा, और लाइट डीएनए सबसे ऊपर आता है। कैसे आता है देखिए, इसमें देखिए, ये तो फर्स्ट जनरेशन में था, ये सेकंड जनरेशन में देखिए, सेकंड जनरेशन में देखो हाइब्रिड, ये जो हैवी डीएनए है वो सबसे बॉटम पॉइंट पे है, दिस इज हाइब्रिड हैवी डीएनए। यानी कि यहाँ पे तो हैवी डीएनए है ही नहीं एग्जैक्टली, तो मैं गलती से हैवी डीएनए बना रहा हूँ। लिसन केयरफुली, इसको सही करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हाइब्रिड डीएनए है। कौन सा बेटा? हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट में लेवल थोड़ा ऊपर होगा। देखो हैवी सबसे नीचे है, थोड़ा नीचे से थोड़ा ऊपर करो इसको, देखो ये यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए है। हाइब्रिड, इसको हाइब्रिड बना देते हैं, आधा रेड आधा ब्लैक। तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए इस लेवल पे आ रहे हैं, दो हाइब्रिड डीएनए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट में हाइब्रिड डीएनए सेंटर में रहेगा, और ये हाइब्रिड डीएनए N14 N15, दिस इज हाइब्रिड डीएनए। इज दैट क्लियर? उसके बाद लास्ट वाले का डेंसिटी ग्रेडियंट देखते हैं। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया है? यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सीजियम क्लोराइड। तो बिना सीजियम क्लोराइड के पॉसिबल नहीं है, तो सीजियम क्लोराइड इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो दो हाइब्रिड डीएनए हैं और दो लाइट डीएनए हैं। तो लाइट डीएनए तो बेटा सबसे ऊपर आएगा। देखो यहाँ पे लाइट डीएनए आ गई, सारे लाइट डीएनए मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। देखो ये सारे लाइट डीएनए, ठीक है। इसके बाद नीचे कौन सा बेटा? हाइब्रिड डीएनए। बीच में हाइब्रिड डीएनए होता है, सबसे नीचे हैवी डीएनए होता है। दिस इज हाइब्रिड डीएनए। दिस इज हाइब्रिड डीएनए। इज दैट क्लियर? ठीक है। ऊपर है लाइट डीएनए,
ठीक है, लाइट डीएनए मतलब N14 N14 और नीचे है हाइब्रिड डीएनए। तो डेंसिटी ग्रेडियंट का काम कर रहा है सीरियम क्लोराइड, उसके हिसाब से यहाँ पे ये अरेंजमेंट हो जाता है N14, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, N14 और N15, ठीक है। तो नीचे हाइब्रिड, तो डेंसिटी ग्रेडियंट का काम करता है सीरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को। फर्स्ट जनरेशन में भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, उसके बाद सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन ये पैरेंटल, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में दोनों में ही पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। और पैरेंटल कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हुआ। ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने परफॉर्म किया था और इसमें इसने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, इसी का द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ जो कि एनसीईआरटी में दिया है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। इसके बाद है बेटा एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था टेलर। टेलर नाम के साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेलर, TAYLER, टेलर, स्पेलिंग देख लीजिएगा, OR भी हो सकता है, ठीक है। टेलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। टेलर नाम के जो साइंटिस्ट थे प्रूव्ड द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, द सेमी कंजर्वेटिव mode of replication in chromosome। इन्होंने क्रोमोसोम में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव किया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, टेलर नाम के साइंटिस्ट ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव किया क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम का भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो सकता है, इज दैट क्लियर? और उस बात को इन्होंने प्रूव किया क्रोमोसोम में, ठीक है, वो भी एक यूकैरियोटिक सेल के। रेप्लिकेशन इन क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और ये यूकैरियोटिक सेल एक प्लांट सेल थी। ये एक प्लांट लिया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म के लिए, जिसका नाम था विसिया बीन्स। इसको फैबिया बीन्स भी बोलते हैं, सॉरी विसिया फैबा और फैबिया बीन, इसका पूरा नाम है विसिया फैबा और फैबा बीन बोलते हैं इसको। तो विसिया फैबा और फैबा बीन्स बोलते हैं इसको। इस पे इसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को क्रोमोसोम में ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सो लिसन केयरफुली। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो भाई मैंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बता ही दिया आपको। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। लिसन केयरफुली। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है, ये प्रोसेस एक एंजाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस में एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नीड ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म में जो एंजाइम्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो कौन कौन से एंजाइम्स है जो कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें आता है आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसे आप कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या इसको सिंपली आप डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो कि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड की पॉलीमराइजेशन करता है। अबाउट डीएनए पॉलीमरेज आई विल डिस्कस इन डिटेल। इसके बाद टोपोआइसोमरेज, ये भी एक एंजाइम है। इन सभी एंजाइम के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। हेलिकेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज को आप प्राइमेज भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे मेजर एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में रिक्वायरमेंट होती है इनकी, इन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो मेजर टाइप के प्रोटीन हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये कहिए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। इन सब के फंक्शंस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा यहां पे एक चाहिए एचडीपी, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। तो यहां पे ये एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं क्योंकि ये एक एंजाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में मेजर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। नाउ द प्रोसेस, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस में जो मेजर स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, origin of replication. ये स्टेप बाय स्टेप आई विल डिस्कस इन डिटेल। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, origin ऑफ रेप्लिकेशन, इसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, इसके बाद नंबर 3 इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। यहां पे एक स्टेप और है आपका एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एंड द लास्ट स्टेप इज इलोंगेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये यहां पे इस प्रोसेस में मेजर स्टेप है। सबसे पहला आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके बाद होता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, उसके बाद आपका होता है इलोंगेशन ऑफ डीएनए। तो ये मेजर स्टेप्स है इस डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए यहाँ पे अब इन सारे स्टेप को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। ये वाले पोर्शन पे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा डीएनए रेप्लिकेशन का, और ये वाले पोर्शन पे मैं उसके बारे में पॉइंट्स लिख देता हूँ। सो लिसन केयरफुली। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। देखिए प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Origin of replication. Listen carefully. This space is enough for drawing the diagram. See, listen carefully. तो बात करते हैं origin of replication से। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये पॉइंट मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में भी बताया था कि बिना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। डीएनए की डबल कॉपी बन पाना पॉसिबल नहीं है विदाउट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज मस्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है। अभी ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है? दिस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज द साइट from where DNA replication begin। ये वो साइट है जहां से DNA replication स्टार्ट होता है। This is the site from where DNA replication begin। ये वो साइट है जहां से DNA replication स्टार्ट होता है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन होती है DNA में जहां से DNA replication स्टार्ट होता है।
डीएनए रेप्लिकेशन रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन से स्टार्ट होता है, वो हर डीएनए में होती है। इज दैट क्लियर? जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, अगर हम इन प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, इन प्रोकैरियोट्स दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज ओनली ए सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में आप ओरी भी लिखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। वहीं एक यूकैरियोटिक सेल्स में, इन यूकैरियोट्स, एक यूकैरियोटिक सेल में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, थाउजेंड्स। यूकैरियोटिक डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन थाउजेंड्स होते हैं, जबकि एक प्रोकैरियोटिक डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिंगल होता है। ई कोलाई के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये साइट है डीएनए में जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इन ई कोलाई दैट यू कॉल्ड सी ओरी। इज दैट क्लियर? ई कोलाई में रेप्लिकेशन साइट को सी ओरी कहा जाता है। तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको आप इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं, या वो पॉइंट जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ये डीएनए पे एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। इज दैट क्लियर? तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन बिगिन होता है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, second step is activation of deoxyribonucleotides। deoxyribonucleotides का एक्टिवेशन होना। बेटा आपको पता है डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दिस इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे एक डीएनए से दो डीएनए बनने हैं। मैंने आपको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में बताया था कि दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, उन पैरेंटल स्ट्रैंड के साथ एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आके बाइंड कर जाता है। अब वो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आके बाइंड करता है, उसकी जो सिंथेसिस होती है, उसकी जो पॉलीमराइजेशन होती है, उसके लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। और वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है उनको। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके एक्टिवेशन भी रिक्वायर्ड है। अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन नहीं होगा तो पॉलीमराइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल क्या है? यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है, तभी पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो पाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की हम बात करें, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इन दिस केस द कन्वर्जन ऑफ मोनोफॉस्फेट इनटू ट्राइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट यहां पे ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो, इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्जन होता है मोनोफॉस्फेट का ट्राइफॉस्फेट में, और वो जो ट्राइफॉस्फेट है दैट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इवन दैट विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। कैसे? यहां पे एग्जैक्टली जो मोनोफॉस्फेट होते हैं, कौन कौन से मोनोफॉस्फेट होते हैं? जैसे एडेनोसिन, डाई एडेनोसिन, डीऑक्सीराइबोस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। डी मतलब डीऑक्सीराइबोस। इज दैट क्लियर? तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट। तो ये मोनोफॉस्फेट इस फॉर्म में होते हैं।
तो एक्टिवेशन में ये जनरली न्यूक्लियस में मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, या ये कहिए न्यूक्लियोसाइड है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोसाइड है। अब ये मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। ट्राइफॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट होंगे? यहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड कर जाएगा। कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करेंगे? 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद एवरीवन, विद ईच, ठीक है, सबके साथ नहीं, एक एक के साथ। इज दैट क्लियर? और यहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज डीऑक्सी ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये यहां पे ट्राइफॉस्फेट बन गए। तो यहां पे सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यूकैरियोटिक सेल में 1000 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन होता है। ये एग्जैक्टली मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसी को आप एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट बन गए। अब मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, फॉस्फोराइलेन। तो इस प्रोसेस में एक एंजाइम चाहिए, फॉस्फोराइलेन। अब इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनके साथ बाइंड करने के लिए यहाँ पे एनर्जी भी चाहिए होती है, तो इनके एक्टिवेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करता है वो एस फेज में टेक प्लेस करता है। सिंथेसिस फेज, सेल साइकिल का एक फेज होता है एस फेज, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करता है। तो ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, ये एस फेज में टेक प्लेस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप अपने दिमाग में रखना। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोसाइड है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑल न्यूक्लियोसाइड विल बी द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इवन ये न्यूक्लियोसाइड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इसके अलावा ये एनर्जी सोर्स भी है। जब इनसे, क्योंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट या थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, इन सभी में आपको ये सब न्यूक्लियोटाइड का सोर्स है। ठीक है, इनसे आपको न्यूक्लियोटाइड मिलेगा और साथ के साथ यहाँ पे जो है एनर्जी भी निकलेगी। तो इसके दो काम है यहाँ पे। इन जो ये डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या डीऑक्सी ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जितने भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इनके ड्वेल फंक्शंस हैं। कितने हैं? ड्वेल फंक्शन। तो यहाँ पे जितने भी बने हैं, ये हो गया यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और इन सब के ड्वेल फंक्शंस हैं। ड्वेल फंक्शंस का मतलब क्या है? ये जितने भी डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स हैं, शो ड्वेल फंक्शंस। तो ड्वेल फंक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा? ड्वेल फंक्शंस का मतलब इनके दो फंक्शन है। पहला जो रोल है वो है ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। फर्स्ट रोल इज सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इवन ये जो ट्राइफॉस्फेट्स हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। डीएनए रेप्लिकेशन एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। जब इनका फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा, फॉस्फेट जब इनसे सेपरेट होगा, तो फॉस्फेट सेपरेट होते टाइम यहाँ पे एनर्जी भी लाइबरेट होगी। इज दैट क्लियर? तो ये एनर्जी भी देगा और ये एक सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इन ट्राइफॉस्फेट के ड्यूअल फंक्शन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप ये कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो एक माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी नहीं है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पे एक्टिवेशन के टाइम पे जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स जो बने हैं यहाँ पे, यानी कि जो आपके ट्राइफॉस्फेट बने हैं, एग्जैक्टली वो एनर्जी सोर्स है। तो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप देखिए। थर्ड स्टेप में क्या है बेटा? इन थर्ड स्टेप दिस इज व्हाट, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप में अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की अनवाइंडिंग होती है। कैसे भाई? डीएनए एक लेटर लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए, सपोज दैट ये एक पर्टिकुलर डीएनए है। ठीक है, हम नॉर्मली इसको हेलिकल की फॉर्म में नहीं ले रहे,
नॉर्मली आप लीजिए, तो अगर ये अनवाइंड होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको आप रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं। क्या बन जाता है ये वाई शेप स्ट्रक्चर। तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, देखिए प्लीज डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इन दिस केस अगला स्टेप जो है हमारा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ये डीएनए कंप्लीटली अनवाइंड नहीं होता, ठीक है, ये शॉर्टली अनवाइंड होता है। कंप्लीटली अनवाइंड होगा तो पॉलीमराइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहां पे ये शॉर्टली अनवाइंड है, कंप्लीटली अनवाइंड नहीं है, याद रखिएगा। तो यहां पे शॉर्टली अनवाइंड होंगे, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अनवाइंडिंग का मतलब होता है सेपरेशन। अनवाइंडिंग को आप अनजिपिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनजिपिंग ऑफ डीएनए या अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कहा जाता है इसको। तो हमारा थर्ड स्टेप है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। सो लिसन केयरफुली, देखिए अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए क्या है ये आपको पता होना चाहिए। So the next topic is unwinding of DNA. अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए या इसको आप अनजिपिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कैसे होता है? डीएनए अनवाइंड, यानी कि डीएनए के दो स्ट्रैंड है। जैसे कि मैंने बताया डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो अनवाइंडिंग में होता क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद एक वाई शेप स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसको आप कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो इस स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहा जाता है। सी लिसन केयरफुली, अनवाइंडिंग में both strands of DNA become separate. This process is called unwinding और unzipping of DNA. दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेशन पॉइंट क्या होता है उनका जो सेपरेशन पॉइंट होता है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज सेपरेशन पॉइंट एंड दिस सेपरेशन पॉइंट इज आल्सो बी नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहां से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होंगे, जहां से डीएनए पॉलीमराइजेशन बिगिन होती है। एग्जैक्टली, तो यहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होते हैं सेपरेट। तो बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बिकम सेपरेट। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब डीएनए में सपोज दैट ये 3 एंड है, ये 5 एंड है। ये 5 एंड होगा तो ये 3 एंड होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है, ये जो अनवाइंडिंग प्रोसेस है, इस अनवाइंडिंग प्रोसेस में भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी एक एंजाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस है। अनवाइंडिंग प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे दिस इज ऑल्सो एंजाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस, ये भी एक एंजाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस है। अनवाइंडिंग में जो एंजाइम चाहिए, नंबर 1 हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम इज मस्ट फॉर द अनवाइंडिंग प्रोसेस। दूसरा है टोपोआइसोमरेज। तो ये दोनों एंजाइम अनवाइंडिंग में हेल्प करते हैं। तो हेलिकेज कैसे हेल्प करता है ये आपको पता होना चाहिए। हेलिकेज इज द मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को अनवाइंड करने के लिए एक मेन एंजाइम होता है। ये क्या करता है? ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। हेलिकेज का काम क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ये अनवाइंडिंग मेंटेन होनी भी जरूरी है।
हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, लेकिन डीएनए की एक प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर दो अलग अलग स्ट्रैंड है तो आपस में फिर से वो रिकॉइल हो जाते हैं, यानी कि फिर से वो स्ट्रैंड बना सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है, लेकिन वो दोनों सेपरेट तो हो गए, लेकिन ये फिर से भी जुड़ सकते हैं आके, इनमें रिकॉइलिंग हो सकती है, फिर से कॉइलिंग हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो इस अनवाइंडिंग को मेंटेन रखना भी जरूरी है। हेलिकेज ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है। सपोज दैट दिस इज हेलिकेज एंजाइम, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, दिस इज हेलिकेज एंजाइम। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है देखिए, दिस इज हेलिकेज एंजाइम, और इस हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जाएगा, डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन एक साइड से वो बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है तो दूसरी साइड से ये फिर से आके चिपक सकते हैं, ये आके फिर से कॉइलिंग बना सकते हैं। तो जितना अनवाइंडिंग जरूरी है उतना अनवाइंडिंग को मेंटेन करना भी जरूरी है। हेलिकेज ने अनवाइंड किया है, लेकिन इस हेलिकेज ने जो अनवाइंड किया है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को, उस अनवाइंडिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और उस अनवाइंडिंग को मेंटेन करने के लिए यहां पे एक दूसरा एंजाइम आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द अनवाइंडिंग, टू प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो दूसरा एंजाइम कौन सा है बेटा? टोपोआइसोमरेज। ठीक है, इसको टोपोआइसोमरेज क्यों कहते हैं? टोपो मतलब होता है डीएनए की का जो टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। तो डीएनए का वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया, उस वाई शेप स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज। टोपो मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, टोपो मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, उसको वाई शेप बना देता है, रेप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, राइट, उसे आप टोपोआइसोमरेज कहते हैं। तो टोपोआइसोमरेज का काम क्या है? ये जो टोपोआइसोमरेज का काम है यहाँ पे, इसका जो मेन रोल है, ये क्या करता है? प्रिवेंट दी सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की सुपर कॉइलिंग को रोक देता है, प्रिवेंट दी सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ये डीएनए की सुपर कॉइलिंग को रोकता है टोपोआइसोमरेज, ठीक है। ये डीएनए की सुपर कॉइलिंग को कैसे रोकता है? देखिए टोपोआइसोमरेज भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टोपोआइसोमरेज डीएनए के साथ कोवालेंटली बाइंड करता है, ये टोपोआइसोमरेज है। दिस इज टोपोआइसोमरेज, ये एक रिवर्सिबल एंजाइम है और ये डीएनए के साथ कोवालेंटली बाइंड करता है। दिस एंजाइम बाइंड विद डीएनए कोवालेंटली, ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। ये एक रिवर्सिबल एंजाइम है, दिस इज ए रिवर्सिबल एंजाइम binds with DNA कोवालेंटली। ये डीएनए के साथ कोवालेंटली बाइंड करने का काम करता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि इसका काम ये होता है, ये सुपर कॉइलिंग को रोकता है और एक टेंशन को रिलीज करता है। उस टेंशन के रिलीज होने की वजह से डीएनए जो है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद दूर दूर रहते हैं, तभी तो वाई शेप स्ट्रक्चर होगा। जहां से वो अनवाइंड है, अगर वो पास पास हो जाएंगे तो फिर वो डीएनए अनवाइंड नहीं हो पाएगा, फिर से जुड़ जाएगा। तो डीएनए की अनवाइंडिंग को मेंटेन करने के लिए टोपोआइसोमरेज चाहिए। इट आल्सो रिलीज द टेंशन टू अनवाइंड द डीएनए, रिलीज द टेंशन एंड दैट टेंशन मेंटेन द अनवाइंडिंग ऑफ, रिलीज द टेंशन व्हिच मेंटेन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, जो कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए को मेंटेन कर रहा है। तो हेलिकेज ने डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया। इस अनवाइंडिंग को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इस अनवाइंडिंग को मेंटेन रखने में टोपोआइसोमरेज हेल्प करता है, रिवर्सिबल एंजाइम है, कोवालेंटली बाइंड करता है डीएनए के साथ, और ये एक टेंशन रिलीज कर देता है। टेंशन समझ रहे हैं? तो एक खिंचाव रिलीज कर देता है, एक टेंशन रिलीज करता है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट रहते हैं। लेकिन खाली टोपोआइसोमरेज इज नॉट इनफ टू मेंटेन दिस अनवाइंडिंग। इसके अलावा भी हमें कुछ अदर फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अनवाइंडिंग को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वो अदर फैक्टर्स हैं 2 प्रोटीन्स, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रोटीन्स आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि अनवाइंडिंग को मेंटेन रखते हैं। तो ये 2 प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूँ। तो बात करते हैं हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन की।
हेलिक्स, नाम से ही पता चल रहा है आपको, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। आपको ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन क्या है। ठीक है, ये हेलिक्स को डीस्टेबल करके रखता है, मेंटेन द डीस्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स। अगर हेलिक्स की डीस्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी तो फिर से वो जुड़ जाएगा। ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट है, यानी कि हेलिक्स डीस्टेबल है, और जब तक हेलिक्स डीस्टेबल रहेगा तब तक उसके साथ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड करेगा, नहीं तो बाइंड नहीं करेगा। तो इसका जो काम है, द रोल ऑफ दिस हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है, ये भी डीएनए के स्ट्रैंड के साथ अटैच होते हैं, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, दिस इज हेलिक्स HDP, मतलब हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। इस हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन का भी काम यही है कि ये डीएनए को फिर से कॉइल नहीं होने देता है, प्रिवेंट द कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो इसका भी सेम रोल है लाइक टोपोआइसोमरेज, लेकिन टोपोआइसोमरेज एक टेंशन रिलीज करता है, ये डीएनए के हेलिक्स को डीस्टेबलाइज करता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। तो ये जो हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, कॉज ऑफ डीस्टेबलाइजिंग ऑफ हेलिक्स। तो हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है, और प्रिवेंट करता है रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की रिकॉइलिंग को भी रोकता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहा है हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, और डीएनए की रिकॉइलिंग को रोक रहा है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आपस में फिर से नहीं जुड़ने देता। इसके बाद यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका भी काम कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का रोल क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, लिसन केयरफुली। देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है इनका क्या रोल होता है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को उनके एग्जैक्ट प्लेस के साथ होल्ड करके रखता है। मतलब डीएनए के स्ट्रैंड ऐसे हैं तो वो उसकी पोजीशन पे होल्ड रहेंगे, वो ऐसे नहीं हो जाएंगे, मतलब वो ऐसे नहीं आ पाएंगे, वो जैसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे। तो उनकी पोजीशन पे होल्ड करने का काम कौन करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसके अलावा ये लूपिंग को भी रोकता है। लूप में बैंड, मतलब लूपिंग का मतलब होता है कि सम टाइम क्या होता है कि जो डीएनए है वो इस तरीके से बैंड बना सकता है, तो इस बैंडिंग ऑफ डीएनए को रोकने का भी काम करता है कौन? सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो बैंडिंग ऑफ लूप्स को भी ये प्रिवेंट करता है। तो इसका काम क्या है? It helps to place separated strand of DNA. Helps to place separated strand of DNA. Separated strands of DNA को place करने में help करता है। दूसरा, prevent the bending of loop. तो लूप बनाने को ये प्रिवेंट करता है, लूप को नहीं बनने देता है, बेंडिंग ऑफ लूप को रोक देता है। तो ये भी काम किसका है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम है। तो इन फैक्टर्स की वजह से और इन दोनों एंजाइम्स की वजह से डीएनए जो है, राइट, उसकी अनवाइंडिंग मेंटेन रहती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा मैंने बताया आपको एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है क्या?
वो है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करने में हेलिकेज हेल्प करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन उस अनवाइंडिंग को मेंटेन करने में टोपोआइसोमरेज हेल्प करता है, और दो अलग फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसको आप सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं एंड हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं। टोपोआइसोमरेज एक टेंशन रिलीज करता है, ठीक है, जो कि डीएनए की सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प कर देता है, और ये एक रिवर्सिबल एंजाइम है, कोवैलेंटली बाइंड करता है डीएनए के साथ। वहीं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग जो प्रोटीन है वो क्या करता है, वो डीएनए के बोथ स्ट्रैंड को प्लेस करने में हेल्प करता है, और दूसरा बेंडिंग ऑफ लूप में हेल्प करता है, मतलब बेंडिंग ऑफ लूप में प्रिवेंट करता है, बेंडिंग ऑफ लूप की प्रिवेंशन करता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वहीं जो हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन है वो दोनों हेलिक्स को डिस्टेबल करके रखता है, ठीक है, दोनों हेलिक्स को पास नहीं आने देता। तो ये कुल मिला के ये दोनों प्रोटीन फैक्टर, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और टोपोआइसोमरेज, इसके अलावा हेलिकेज, ये सारे चारों कंपोनेंट मिलके डीएनए की अनवाइंडिंग को मेंटेन करते हैं। जैसे डीएनए का अनवाइंड होना जरूरी है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को बाइंड करने के लिए, वैसे ही डीएनए की अनवाइंडिंग भी बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। व्हाट इज प्राइमर, और प्राइमर, व्हाई प्राइमर इज रिक्वायर्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, और ये प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन में क्यों रिक्वायर्ड होता है, कौन सा एंजाइम इस प्राइमर को बनाता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो लिसन केयरफुली। तो यहां पे अगला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। Formation of primer. Formation of primer is also must. Formation of प्राइमर की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्राइमर है क्या, और वो डीएनए रेप्लिकेशन में क्यों रिक्वायर्ड होता है। लिसन केयरफुली। तो यहां पे हम प्राइमर की बात करें तो प्राइमर क्या है, दिस इज प्राइमर इज शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। अब आप ये कहेंगे कि यहां पे आरएनए का डीएनए से क्या लेना देना है, लेना देना है। प्राइमर इज शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ठीक है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड इन डीएनए पॉलीमराइजेशन। डीएनए पॉलीमराइजेशन डीएनए रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली जो डीएनए पॉलीमराइजेशन होती है, पैरेंटल स्ट्रैंड, आपको बताया था मैंने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, पैरेंटल स्ट्रैंड के साथ एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड कर जाता है, जिसको आप डॉटर स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो डॉटर स्ट्रैंड बाइंड हो रहा है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन रहा है, तो उसको बनाने के लिए एग्जैक्टली जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। नाम से ही पता चल रहा है पॉलीमरेज, यानी कि वो एंजाइम जो कि डीएनए पॉलीमराइजेशन को कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन का जो मेन एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ई कोलाई सेल में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज एसेंशियल फॉर डीएनए पॉलीमराइजेशन। डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसको रेप्लिकेज भी कहा जाता है। तो यहां पे एग्जैक्ट जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन रहा है, उसकी पॉलीमराइजेशन जो करता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, यानी कि रेप्लिकेज करता है। कौन सा करता है? रेप्लिकेज भी बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को, और वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को बनाने का काम करता है। लेकिन उसके लिए न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को बनाना इतना आसान काम नहीं है, बिना प्राइमर के वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अब प्राइमर ऐसा क्या करता है कि जिससे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को डेवलप कर देता है। ये मैं आपको बता देता हूं। तो एक चीज मैं आपको यहां पे और बता देता हूं। तो यहां पे प्राइमर इज शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। प्राइमर का रोल समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। यहां पे जो पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है,
डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन होता है, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो बनेगा, डीएनए की जो पॉलीमराइजेशन है, लिसन केयरफुली, ये यहाँ पे डीएनए की पॉलीमराइजेशन हो रही है। देखिए यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड था, इस पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड कर गया। दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच बाइंड विद द पेरेंटल स्ट्रैंड, जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ यहाँ पे आके बाइंड कर चुका है। देखिए ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड कर गया, धीरे धीरे ये हेलिक्स ओपन होता जाएगा आगे से और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऐड ऑन होता जाएगा, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, अगर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बना है तो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनने के लिए पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हुआ है, क्योंकि डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड एक्सटेंड करता जाएगा, इलोंगेट करता जाएगा। तो उस एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का जो काम करता है, जो न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं उसको जो पॉलीमराइज करने का काम कर रहा है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, राइट, न्यू स्ट्रैंड की जो पॉलीमराइजेशन है या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का जो एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड एन एंजाइम, ये एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, जिसको आप डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कहते हैं। ई कोलाई सेल में, बैक्टीरियल सेल में डी पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड की जो पॉलीमराइजेशन करता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, लेकिन उसको पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जैक्टली जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है इसकी हम बात कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसको मेन रेप्लिकेज एंजाइम भी कहते हैं, इसको रेप्लिकेज एंजाइम भी कहते हैं क्योंकि मेन रेप्लिकेशन यही करता है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है कैन नॉट बिगिन, ये जो है पॉलीमराइजेशन को प्रमोट तो करता है लेकिन कैन नॉट बिगिन डीएनए पॉलीमराइजेशन, ये डीएनए पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट नहीं कर पाता है। कैन नॉट ऐड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, यू कैन से पहला न्यूक्लियोटाइड ये ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो पहला न्यूक्लियोटाइड है ये ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, बट द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड विल नॉट बी एडेड बाय दिस एंजाइम, ये बात याद रखिएगा। तो इट कैन नॉट बिगिन, ये प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर पाता है, प्रोसेस को एंड यही करता है लेकिन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को ये स्टार्ट नहीं कर पाता है। कैन नॉट बिगिन पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन को बिगिन नहीं कर पाता है। तो पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो रोल समझ आया आपको प्राइमर का। एग्जैक्टली डीएनए की पॉलीमराइजेशन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, लेकिन पॉलीमराइजेशन बिगिन नहीं कर पाता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाता है पॉलीमरेज थर्ड। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए किसको आगे आना पड़ता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए, उसका मुहूर्त निकालने के लिए प्राइमर को आना पड़ता है। तो प्राइमर क्या है, एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है जो कि पहले न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? जैसे ही डीएनए पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू होती है वैसे ही वे प्राइमर यहां से रिमूव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो यहां पे जो प्राइमर है शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ठीक है, और ये जो प्राइमर है ये क्या करता है, ये जो प्राइमर है ये करता है एडिशन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये पहले न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है, उसके बाद प्रोसेस चालू हो जाता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके बिना वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो पहला जो न्यूक्लियोटाइड है एडिशन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जो एडिशन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो प्राइमर करता है। कौन करता है बेटा? वो प्राइमर करता है। एडिशन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड प्राइमर करता है, इसलिए इसको स्टेपिंग स्टोन भी कहा जाता है। दिस इज स्टेपिंग स्टोन, यानी कि जो प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है उसको आप स्टेपिंग स्टोन कहेंगे। तो दिस इज स्टेपिंग स्टोन। प्राइमर क्या है? वो एक स्टेपिंग स्टोन है और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम कर रहा है। इस प्राइमर को बनाने के लिए, और ये क्या है? शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड। एक शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड है एंड इस प्राइमर की फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको आप बोलते हैं प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक में ये एंजाइम्स के नाम आपको लिखवा चुका हूं। तो यहां पे प्राइमर को बनाने के लिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर
एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियेज और प्राइमेज, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज, नॉट राइबोन्यूक्लियेज। तो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज नाम की एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, प्राइमर की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पे सबसे पहले डीएनए पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने से पहले यहां पे प्राइमर ऐड हो जाता है। देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, सपोज दैट दिस इज प्राइमर, ये यहां पे मैंने प्राइमर ऐड कर दिया है। जब तक ये प्राइमर ऐड नहीं होगा तब तक पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। समझ आया? तो प्राइमर इज शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, राइट, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए पॉलीमराइजेशन, फॉर बिगिनिंग ऑफ द डीएनए पॉलीमराइजेशन। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन को कौन बिगिन करता है? वो करता है प्राइमर। मेनली जो डीएनए पॉलीमराइजेशन करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर पाता है, डीएनए पॉलीमराइजेशन को बिगिन नहीं कर पाता है। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन को बिगिन करने के लिए हमें यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए चाहिए होता है जिसको हम प्राइमर कहते हैं। जैसे ही ये आरएनए प्राइमर बन जाता है वैसे ही डीएनए पॉलीमराइजेशन बिगिन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही डीएनए पॉलीमराइजेशन खत्म होती है वैसे ही ये प्राइमर यहाँ से रिमूव हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डीएनए पॉलीमराइजेशन दिस प्राइमर विल रिमूव। तो ये पॉइंट भी लिखिएगा। एट द एंड ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमराइजेशन के बाद जो प्राइमर है, प्राइमर बिकम रिमूव, यहां से प्राइमर रिमूव हो जाता है। सो दिस इज फोर्थ स्टेप ऑफ फॉर्मेशन of primer, this is fourth step in DNA replication. Is that clear to all of you? समझ आया आप लोगों को? इसके बाद हम बात करते हैं elongation of DNA, elongation of new DNA strand. New DNA strand का elongation कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए. Listen carefully. Now the next process is, now the next step is elongation of DNA. Elongation of DNA. Elongation of DNA को समझाने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन जो टेक प्लेस करती है, डीएनए पॉलीमराइजेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन 5 to 3 डायरेक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए always take place in 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस करती है हमेशा। तो यहां पे देखो ये 3 to 5 एंड था, तो डीएनए पॉलीमराइजेशन जो स्टार्ट हुई वो 5 एंड से स्टार्ट हुई, और ये यहां पे कौन सा स्ट्रैंड होगा? आगे जाके 3 स्ट्रैंड आएगा। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में कंटिन्यू होती है, कभी भी 3 to 5 डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू नहीं होगी। यहां पे मैंने एरो का साइन क्यों लगाया? ये एरो लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये एरो नहीं लगाया तो ये आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। ये एरो ये दिखाता है कि जो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन है वो 5 to 3 है, तो दिस एरो इज वेरी कंपल्सरी इन दिस डायग्राम। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। इज दैट क्लियर? डीएनए पॉलीमराइजेशन के टाइम पे जब डीएनए का इलोंगेशन होता है, जब न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड का इलोंगेशन होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रैंड्स डेवलप होते हैं। कितने टाइप के स्ट्रैंड डेवलप होते हैं? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमराइजेशन के टाइम पे जो स्ट्रैंड्स डेवलप होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे स्ट्रैंड्स कौन कौन से होते हैं? एक वो स्ट्रैंड जिसकी कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं उसको। और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो है लैगिंग स्ट्रैंड, यानी कि लैग मतलब गैप आ जाता है, वो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस नहीं करता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या है?
लीडिंग स्ट्रैंड इसको बोलते हैं द स्ट्रैंड विच इज कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड इन 5 to 3 डायरेक्शन, जो कि कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करता है 5 to 3 डायरेक्शन में। कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड इन 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 डायरेक्शन में देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज कर रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में। तो इस स्ट्रैंड को आप लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड। और ये लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज कर रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में। यहां पे लीडिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए, कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड के लिए यहां पे कितने प्राइमर चाहिए? ओनली सिंगल प्राइमर इज इनफ टू फॉर्म लीडिंग स्ट्रैंड। एक लीडिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए सिंगल प्राइमर इज इनफ। ध्यान रखिएगा इस बात को, सिंगल प्राइमर इज इनफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। For the synthesis of leading strand, single primer is enough. सिंगल प्राइमर रिक्वायर्ड होता है, एक प्राइमर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि प्राइमर जो होता है वो स्टेपिंग स्टोन है, वो प्रोसेस को बिगिन करने में हेल्प करता है। तो उसने प्रोसेस को बिगिन कर दिया, उसके बाद प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। बाद में ये प्राइमर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड के लिए सिर्फ सिंगल, ओनली सिंगल प्राइमर इज इनफ। इज दैट क्लियर? इसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं। व्हाट इज लैगिंग स्ट्रैंड एग्जैक्टली? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज लैगिंग स्ट्रैंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। लैगिंग स्ट्रैंड तो बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की। जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड है। दिस इज डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड दैट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। देखो, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड, जिसको आप लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। पॉलीमराइजेशन की हमेशा डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? 5 to 3। तो देखो, मैंने यहां पे 5 to 3 लीडिंग स्ट्रैंड यहां से सिंथेसिस स्टार्ट किए, लेकिन मैंने लैगिंग स्ट्रैंड जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको यहां से ना स्टार्ट करके इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया है। यानी कि यहां पे कौन सा पॉइंट होगा? 5 एंड। तो 5 एंड से 3 एंड की तरफ ही हमेशा पॉलीमराइजेशन होगी। ये एरो ये इंडिकेट करता है। तो ये 5 एंड है, 3 एंड, 5 एंड, 3 एंड, 5 एंड 3 एंड। तो यहां पे 5 एंड 3 एंड, बीच में गैप आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे 3 एंड होगा, यहां पे 3 एंड होगा, बीच में गैप आ रहा है ना। तो 5 एंड 3 एंड, और ये आपका जो स्ट्रैंड हुआ इसको आप लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। इन लैगिंग स्ट्रैंड में ये फ्रेगमेंट्स बन गए डीएनए के। इन फ्रेगमेंट्स को आप ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या है? दिस इज discontinuous synthesized स्ट्रैंड। यहां पे सही लिखा मैंने, ठीक है? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स, ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही होते हैं, अपोजिट यू। तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। इन लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में गैप होता है। क्या होता है बेटा? गैप होता है, ठीक है? वो गैप फिलिंग का काम कौन करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, जिसको आप लैगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, जिसको आप क्या कह रहे हैं बेटा? लैगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। और ये लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। तो यहां पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स तैयार होते हैं। डीएनए की कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं है, डीएनए की डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है। तो यहां पे फ्रेगमेंट्स डेवलप हो गए हैं और इन फ्रेगमेंट्स को आप कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इज दैट क्लियर? तो लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज कर रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में, जिसमें सिंगल प्राइमर इज इनफ। वहीं जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पे डीएनए कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, वहां पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रही है। 5 to 3 डायरेक्शन में ही होती है हमेशा, चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड हो या फिर वो लीडिंग स्ट्रैंड हो। तो अगर डीएनए की डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी तो वहां पे फ्रेगमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को आप ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे गैप बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे? गैप। अब यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, तो क्या यहाँ पे एक प्राइमर की, वन प्राइमर इज इनफ? नहीं, यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए बेटा? मल्टीपल प्राइमर्स चाहिए। देखो मैं प्राइमर्स भी बना देता हूँ। यहाँ पे जो प्राइमर्स है ये मल्टीपल प्राइमर्स है। देखिए ये मल्टीपल प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट है। ये सपोज दैट मैंने प्राइमर बना दिए, तो यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रेगमेंट को डेवलप करने के लिए, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस के लिए यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। अगर कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो वहाँ पे क्या चाहिए? मल्टीपल प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन दिस केस लैगिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, फॉर द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड्स required मल्टीपल प्राइमर्स, तो मल्टीपल प्राइमर्स चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए एक सिंगल प्राइमर इनफ होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लीडिंग स्ट्रैंड के लिए एक ही प्राइमर चाहिए, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड के लिए मल्टीपल प्राइमर चाहिए। तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया बेटा? लैगिंग स्ट्रैंड में, लिख लो इसको, लेबल करो लैगिंग स्ट्रैंड को। ये लैगिंग स्ट्रैंड है, दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में, इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, और इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में गैप क्रिएट हो गया है। एंड दिस गैप विल बी फिल्ड बाय अनदर एंजाइम, जिसको आप कहते हैं गैप फिलिंग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1। तो ये जो गैप है, इस गैप पे जो काम करता है, गैप फिलिंग कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपको याद रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो इस गैप फिलिंग का काम कर रहा है। ठीक है, इसको आप ये लिखिए गैप फिलिंग। यहाँ पे गैप फिलिंग का जो काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे गैप फिलिंग होगी ये, और इस गैप फिलिंग का जो काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। इन गैप्स को फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये गैप को फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा, यानी कि यहाँ पे जितना भी गैप होगा वहां पे और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे, और फिर एट द एंड गैप फिल होने के बाद ये भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा एट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में वो लैगिंग स्ट्रैंड है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जब वो गैप सारे फिल हो जाएंगे तो वहां पे उस गैप फिलिंग एंजाइम को आप क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 1। जब वो गैप फिल हो जाएगा तो वो भी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये गैप फिल होने के बाद इन स्ट्रैंड को बाइंड करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज, क्योंकि डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को डेवलप करता है। तो एक अनदर एंजाइम आल्सो रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, डीएनए लाइगेज। तो गैप फिलिंग का मतलब न्यूक्लियोटाइड बना रहा है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन उन न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कौन बना रहा है? डीएनए लाइगेज। ठीक है, DNA ligase also help to bind ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को बाइंड करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब मॉलिक्यूलर ग्लू। ये मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में भी पढ़ा चुका हूँ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में भी पढ़ा चुका हूँ। ऑल्सो हेल्प टू बाइंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये जो डीएनए लाइगेज है, इस डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? ये डीएनए लाइगेज दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इट क्रिएट्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा तो दो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अपने आप को अटैच करते हैं। पता है आपको, मैं डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं। क्रिएट्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स। तो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम करता है ये डीएनए लाइगेज। तो इसी के साथ इलोंगेशन ऑफ डीएनए इज आल्सो डन। समझ आया आप लोगों को? तो यहां भी ये हो गया, इलोंगेशन ऑफ डीएनए में दो टाइप के स्ट्रैंड बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड के लिए एक प्राइमर काफी है, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए मल्टीपल प्राइमर्स चाहिए। लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन 5 to 3 डायरेक्शन।
अब वो लीडिंग स्टैंड हो या लैगिंग स्टैंड हो, दोनों केस में 5 to 3 डायरेक्शन में ही डीएनए पॉलीमराइजेशन होगा। हमेशा डीएनए पॉलीमराइजेशन 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है। तो लीडिंग स्टैंड में कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होती है डीएनए स्टैंड की, लैगिंग स्टैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है, तो लैगिंग स्टैंड के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप को फिल करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है फिलिंग गैप। तो गैप फिलिंग एंजाइम भी कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 को। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर्स चाहिए। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे डीएनए लाइगेज को बाइंड करने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की भी रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलोंगेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन मैकेनिज्म भी यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद एक टॉपिक मेरे को और डिस्कस करना है, टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। कभी कभी टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए, लिसन केयरफुली। देखिए, टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, दिस इज लास्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज में आपको बता देता हूं एक कंपैरेटिव अकाउंट की हेल्प से। टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा इसको। लिसन केयरफुली। Types of DNA polymerase. How many types of DNA polymerase? Listen carefully. बेटा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक वेल एफिशिएंट एंजाइम है। वेल एफिशिएंट एंजाइम का मतलब यह है कि यहां पे इस डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये एक स्पीड से काम करता है और विद फुल ऑफ एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी भी पूरी होती है। अगर कहीं पे डीएनए पॉलीमरेज मिस्टेक हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, पॉलीमराइजेशन के टाइम पे, तो डीएनए में म्यूटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन म्यूटेशन के चांसेस डीएनए में बहुत कम होते हैं। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एक्यूरेसी के साथ काम करता है और एक स्पीड के साथ काम करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो कि मेन डीएनए पॉलीमरेज, जिसको डीएनए पॉलीमरेज 3 कहते हैं, उसकी जो स्पीड होती है वो 2000 बेस पेयर 1 सेकंड में बना देता है। ठीक है, अगर आप देखें ई कोलाई सेल्स में 4.6 × 10⁶ नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। उन बेस पेयर को बनाने में वो 38 मिनट्स लगाता है। तो एक डीएनए रेप्लिकेशन 38 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है और 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमरेज एक टाइप का नहीं है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एक डीएनए पॉलीमरेज 1 है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 2 है और तीसरा डीएनए पॉलीमरेज 3 है। इन तीनों में मेन डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगा, लिसन केयरफुली। तो यहां पे डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 को कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं। इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस एंजाइम को कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया। डीएनए पॉलीमरेज 3 को रेप्लिकेज कहते हैं एंड दिस इज मेन एंजाइम। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन भी करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तीनों ही पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करता है 5 to 3 डायरेक्शन में करता है। वहीं डीएनए पॉलीमरेज 2 जो पॉलीमराइजेशन करता है वो कौन सी डायरेक्शन में करता है? ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही करता है। वहीं डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो पॉलीमराइजेशन करता है ये भी पॉलीमराइजेशन 5 to 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन को कंप्लीट करता है। ये पॉलीमराइजेशन तो इनका काम है ही, उसके अलावा ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी को भी शो करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में मैंने आपको बताया था एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम जो किसी भी न्यूक्लिक एसिड को एंड से कट करते हैं। तो ये तीनों डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियेज भी हैं, इनमें एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी होती है। कैसे एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है और वो कहां से डीएनए को कट करता है, कहां से न्यूक्लियोटाइड को कट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। तो यहां पे these 3 एंजाइम्स आल्सो शो एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। इसमें जो एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटीज होती है, अगर हम डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें
इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है 3 to 5 डायरेक्शन में। डीएनए पॉलीमरेज 2 में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 to 5 डायरेक्शन में होती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 to 5 डायरेक्शन में भी होती है। एक बात ध्यान रहे, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 तीनों एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करते हैं और तीनों ही डीएनए को 3 to 5 डायरेक्शन में कट करने का काम करते हैं। तो ये तीनों रिपेयरिंग एंजाइम भी है। कोई अगर एडिशनल न्यूक्लियोटाइड होता है उसको कट करके निकाल देते हैं, तो ये तीनों रिपेयरिंग एंजाइम का भी रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करते हैं तीनों ही, और वो भी एक ही डायरेक्शन में 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5। पॉलीमराइजेशन शो करते हैं 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, सेम डायरेक्शन में। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट देख रहे हैं ना, ये डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करता है 3 to 5 डायरेक्शन में। इसके अलावा ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करता है 5 to 3 डायरेक्शन ऑल्सो। याद रहे, सिर्फ ओनली दिस डीएनए पॉलीमरेज 1 शो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन 3 to 5 डायरेक्शन एंड एज वेल एज 5 to 3 डायरेक्शन। अब आप ये कहेंगे कि ये 5 to 3 डायरेक्शन में क्यों करता है, क्योंकि 5 to 3 डायरेक्शन में इस फिफ्थ एंड पे प्राइमर ऐड है, यानी कि 5 to 3 डायरेक्शन में ये प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमर को रिमूव करने वाला कौन सा एंजाइम है, तो याद रहे कॉर्नबर्ग एंजाइम या डीएनए पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइमर। तो यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में इसका एक ही काम होता है, 5 to 3 डायरेक्शन में इसका एक ही काम होता है, वो होता है रिमूवल ऑफ प्राइमर। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। बाकी दोनों एंजाइम 3 to 5 में एक्सोन्यूक्लियस है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस का काम कर रहा है, 3 to 5 में भी और 5 to 3 में भी। 5 to 3 में क्या करता है, प्राइमर को रिमूव कर देता है। प्राइमर भी तो एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, तो उसको भी तो रिमूव कर रहा है, तो उसको रिमूव कर रहा है आरएनए, ये डीएनए पॉलीमरेज 1। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज 1 गैप फिलिंग एंजाइम है, मैं लिखवा चुका हूं वहां पे, ये गैप फिलिंग एंजाइम है। लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में जो गैप होता है, ये गैप को फिल करता है। ये डीएनए को रिपेयर भी करता है, रिपेयरिंग एंजाइम भी है। दिस इज ऑल्सो रिपेयरिंग एंजाइम। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे तीनों पॉलीमराइजेशन करते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन। लेकिन मैं अगर ये तीनों ही पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि आरएनए ये जो थर्ड है वही एक मेन एंजाइम है, वही एक मेन डीएनए पॉलीमरेज है। व्हाई यू कॉल्ड थर्ड इज मेन डीएनए पॉलीमरेज? पॉलीमराइजेशन तो तीनों कर रहे हैं, लेकिन थर्ड इज मेन डीएनए पॉलीमरेज। व्हाई, ये भी मैं आपको बता देता हूं। थर्ड इज मेन डीएनए पॉलीमरेज क्योंकि इनकी पॉलीमराइजेशन का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट का जो पॉलीमराइजेशन रेट होता है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट। 1000 न्यूक्लियोटाइड बनाता है पॉलीमरेज थर्ड, जो कि एक स्लो रेट है। और सबसे स्लो रेट होता है सेकंड का। सेकंड जो है 50 न्यूक्लियोटाइड बनाता है पर मिनट। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इसको मेन रेप्लिकेज कहते हैं क्योंकि इसका रेट सबसे ज्यादा होता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है 2000 बेस पेयर। ये तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, वो भी पेयर में नहीं बना रहा है। पर मिनट ये 1000 बनाता है, पर मिनट ये 50 बनाता है, लेकिन ये पर सेकंड 2000 बेस पेयर बनाता है। तो सबसे स्पीड के साथ काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। तो मेन डीएनए पॉलीमरेज कौन सा हुआ? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो मेन रेप्लिकेज कौन सा हुआ? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा जो पॉलीमरेज सेकंड है, ये एक रिपेयरिंग एंजाइम है, बट ये काम तभी करता है, कब करता है? रिपेयरिंग एंजाइम, बट इट ओनली वर्क इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। जब कहीं पे फर्स्ट और थर्ड अवेलेबल नहीं होता, तब ये रिपेयरिंग का काम करता है। समझ में आ रही चीजें? तो सेकंड का सबसे कम यूज है, ये तभी इस्तेमाल होगा जब फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, तो उस टाइम पे ये अपना काम करेगा। इज दैट क्लियर? वही जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, मेन एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग चेन, सबसे लंबी चेन यही बनाता है। सबसे ज्यादा रेट इसी का होता है पॉलीमराइजेशन का, इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग चेन। समझ आया? तो ये बेटा डीएनए पॉलीमरेज हो गया और टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हो गए। इसी के साथ डीएनए एप्लीकेशन टॉपिक इज कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मैंने बड़े ही आसान तरीके से इस टॉपिक को आपको रिप्रेजेंट किया है। आप कोई भी बुक उठा के देखते हैं तो काफ़ी हैपेजर्डली ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, सिस्टमेटिक नहीं दी हुई है, डायग्राम्स भी प्रॉपर नहीं मिलते हैं।
लेकिन मैंने इसको आपके लिए बहुत ही सही वे में डिज़ाइन किया है इस टॉपिक को, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए डीएनए रेप्लिकेशन। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं जो डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड हो और आप ना कर पाए। वैसे तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि हार्डली कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कंटेंट होगा जो आप ना कर पाए ये टॉपिक को क्लियर करने के बाद, जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ XYZ जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। एक बार मैं फिर से आपको डीएनए रेप्लिकेशन बता देता हूँ, थोड़ी समरी बता देता हूँ आपके डीएनए रेप्लिकेशन की। तो डीएनए जल्दी से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डबलेट ऑफ डीएनए बनता है। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पे ये एक एंजाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस है, काफी सारे एंजाइम चाहिए, कुछ प्रोटीन फैक्टर भी रिक्वायर्ड चाहिए यहाँ पे, जैसे कि हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो ये इनिशिएशन पॉइंट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक यूकैरियोटिक सेल में थाउजेंड्स होते हैं, काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ई कोलाई के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को सी ऑरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ऑरी। इज दैट क्लियर? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जो दूसरा रोल होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इवन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उनका एक्टिवेशन होना भी जरूरी है। जनरली जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं ये आपके डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो डीऑक्सी जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आ गए। अब वो एनर्जी सोर्स भी है और वो न्यूक्लियोटाइड भी सोर्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल हो जाता है। इज दैट क्लियर? वहीं से एनर्जी भी सप्लाई होती है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है अनबाइंडिंग। अनबाइंडिंग करने में हेल्प कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या है? वो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। उसके बाद उस अनबाइंडिंग को मेंटेन करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या है? वो एक टेंशन को रिलीज करता है, रिवर्सिबल एंजाइम है और कोवैलेंटली बाउंड करता है, और टेंशन को रिलीज करने की वजह से डीएनए का एक वाई शेप स्ट्रक्चर रहता है जिसको आप रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये वाई शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। इसके अलावा अनबाइंडिंग को मेंटेन करने में हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होता है, जो कि इन दोनों हेलिक्स को डिस्टेबल करके रखता है जिससे कि न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड कर सके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी रिक्वायर्ड है, और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है? वो उसके दोनों स्ट्रैंड को उसके प्लेस पे होल्ड करके रखता है और ये बेंडिंग ऑफ लूप को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये हो गया अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। इसके बाद अगला जो स्टेप बताया था वो मैंने बताया था आपको फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर क्या है? एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है। जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रेप्लिकेज मेन एंजाइम है, वो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन करता है, लेकिन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए डीएनए को किस पे डिपेंड करना रहता है? प्राइमर पे। जब तक प्राइमर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करेगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्राइमर क्या है? वो एक स्टेपिंग स्टोन है। प्राइमर को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज। इज दैट क्लियर? तो आरएनए पॉलीमरेज और जो प्राइमेज है वो आरएनए प्राइमर को यानी कि प्राइमर को डेवलप करता है। इसके बाद जो अगला स्टेप था वो था इलोंगेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का जो इलोंगेशन होता है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, और दो तरीके से होता है, दो कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है, एक लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है डीएनए की 5 to 3 डायरेक्शन में, दैट्स वाई कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में। वहीं लैगिंग स्ट्रैंड जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है डीएनए की, जिससे कि बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। गैप फिलिंग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो कि बीच के गैप को फिल करता है, और उनको जोड़ने का जो काम करता है वो डीएनए लाइगेज करता है, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया इलोंगेशन ऑफ डीएनए। इसके अलावा मैंने डीएनए पॉलीमरेज बताई आपको। डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है उसको आप कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। पॉलीमराइजेशन ये तीनों एंजाइम 5 to 3 डायरेक्शन में शो करते हैं, लेकिन इनका रेट अलग अलग होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो रेट है वो है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, सेकंड का जो रेट है 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, और लास्ट वाले का जो रेट है, थर्ड का जो रेट है 2000 बेस पेयर पर सेकंड। तो सबसे ज्यादा जो रेट है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 का है। इज दैट क्लियर? इसलिए उसको मेन एंजाइम कहा जाता है।
इसके अलावा ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज को भी शो करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज को 3 to 5 डायरेक्शन में शो करते हैं, तीनों के तीनों। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो 5 to 3 डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करता है। क्यों? क्योंकि 5 to 3 डायरेक्शन से उसको प्राइमर को रिमूव करना होता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसी के साथ डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ट्रांसक्रिप्शन आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।